Hi guys, welcome to my postpartum series, and this video is about my breastfeeding journey from the first day till today. And my son is 6 months old, almost 7 months old, so it's my 7 month breastfeeding journey. तो जैसा कि मैंने अपने आप को हॉस्पिटल वाले वीडियो में ये बताया था कि कैसे मेरी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी एक्चुअली शुरू हुई, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जब मैं वापस घर आ गई तब अब तो मेरे पास कोई असिस्टेंस के लिए कोई डॉक्टर भी नहीं था, क्योंकि हॉस्पिटल में तो अगर मुझे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती थी तो मैं अपने वो ब्रेस्ट फीडिंग वाले डॉक्टर को बुला लेती थी और फिर वो मेरी हेल्प कर देती थी या फिर वो मेरे कोई भी डाउट्स क्लियर कर देती थी। लेकिन अब जब मैं एक्चुअली घर आ गई तो अब मेरे पास सिर्फ या तो मैं खुद हूँ, मेरा दिमाग है, और या फिर जितनी औरतें हैं जिन्होंने अपने बच्चों को दूध पिलाया है वो है। तो जब मैं वापस घर आ गई तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो मेरे निप्पल का जो एरिया था वो थोड़ा-सा पेनफुल होने लग गया था धीरे-धीरे, क्योंकि अभी तक शायद मैं इतना दूध पिला रही नहीं थी और बच्चा भी छोटा-सा था, तो वो इतना दूध पीता नहीं था और वो डब्बे वाला दूध जो फ़ॉर्मूला मिल्क होता है वो उसको भी लेता था, तो शायद उसको मेबी जैसे-तैसे करके बैलेंस आउट हो गया था। लेकिन अब जब मैं घर आ गई तो अब धीरे-धीरे उसकी भी डिमांड बढ़ने लग गई दूध की। और मैंने भी अपनी तरफ से कोशिश करी कि मैं फ़ॉर्मूला मिल्क कम करूँ और मैं ही ज़्यादा से ज़्यादा पिलाने की कोशिश करूँ। ये सारे के सारे फैक्टर्स एक साथ हुए, और क्योंकि ये सारा डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, जितना ज़्यादा डिमांड होगी उतना ज़्यादा दूध आएगा, जितनी कम डिमांड होगी उतनी कम सप्लाई होगी, ये वैसा वाला हिसाब है इसका। तो जब मैं वापस घर आ गई और मैंने उसको दूध पिलाना शुरू किया तो मैंने ये महसूस किया कि जब भी वो लैच करता था तो जैसे ही वो लैच करता था मेरे बहुत एक्सक्रूशिएटिंग पेन शुरू हो जाता था, और मैं जैसे-तैसे करके वो 5-10 मिनट जो भी थे वो निकाल लेती थी और वो दूध पी लेता था। ऐसा 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। फिर जब मैं अपने 1 वीक वाले अपॉइंटमेंट के लिए गई अपने डॉक्टर के पास में, तब मैंने उनसे इस बारे में भी पूछा कि मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है। इसके अलावा मुझे ऐसा भी लगता था कि जैसे एक ब्रेस्ट में मेरे बहुत ज़्यादा एनगॉर्जमेंट हो गया था। एनगॉर्जमेंट का ये मतलब होता है कि बहुत सारा एक्यूमुलेट हो जाता है मिल्क, लेकिन उसको बच्चा इतना पी रहा नहीं होता, तो वो उस एक ही ब्रेस्ट के अंदर सारा का सारा एक्यूमुलेट हो जाता है। ये भी बहुत पेनफुल होता है अपने आप में और बहुत अनकम्फर्टेबल होता है, क्योंकि या तो आप उस मिल्क को एक्सप्रेस कर दो और आप खुद ही निकाल दो। तो मैं कन्फ्यूज़ थी कि क्या मुझे ये खुद को स्टेप ले लेना चाहिए या फिर मैं एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करूँ, क्या करूँ? तो मैंने जब अपनी डॉक्टर से पूछा, तो इसके कई सारे और भी अल्टरनेटिव्स होते हैं। या तो ये होता है कि मैं ब्रेस्ट पंप ले लेती और मैं उसको अपने मिल्क को पंप कर के रख देती और जब भी किसी और को पिलाना होता तो फिर वो पिला देते, मुझे रेस्ट मिल जाता। लेकिन मैंने टफ़ पाथ चूज़ किया और मैंने बिल्कुल भी ब्रेस्ट पम्प यूज़ नहीं किया, क्योंकि मेरे को ये था कि जब मैं खुद भी घर पर हूँ, मैं रेस्ट कर रही हूँ और मैं कहीं बाहर नहीं जा रही इतना, तो फिर मुझे पंप खरीदने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने भी पंप नहीं परचेज़ किया। इसके अलावा जो एनगॉर्जमेंट वाला प्रॉब्लम था उसके लिए जब मैंने अपने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप अगर जितना ज़्यादा आप अपने मिल्क को एक्सप्रेस करते रहोगे वो उतना ज़्यादा बनता रहेगा, और अभी बच्चा आपका इतना छोटा है कि वो मुश्किल से 30 ml दूध ही लेता है, तो ये बैलेंस नहीं हो पाएगा, ये सिचुएशन ख़राब हो जाएगा और फिर या तो आपको प्रॉब्लम होगी या उसको प्रॉब्लम होगी। तो इससे बचने के लिए आप कुछ दिन निकाल लो, फिर धीरे-धीरे क्या होगा कि जो ये बच्चा है वो अपने उस हिसाब से दूध पीता रहेगा, उसी हिसाब से आपका ब्रेस्ट जो है वो मिल्क जनरेट करता रहेगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो मैंने उनकी बात मानी और मैंने कुछ भी छेड़ा-छाड़ी नहीं करी, और जैसे-जैसे बच्चा दूध पीता रहता था वो एनगॉर्जमेंट धीरे-धीरे खत्म होता जाता था। तो कुछ दिनों के बाद में ये जो प्रॉब्लम थी ये मेरी सॉल्व हो गई। ये तो थी ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट की बात। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ थी, जो मेरे निपुलर एरिया के अंदर पेन था और वहाँ पे जैसे जब लग जाती है तो स्क्रैच आ जाता है, एक अलग सी एक रेड सी स्किन हो जाती है, वैसी स्किन मेरे निपल्स के ऊपर थी। तो अ, उसके लिए जब मैंने अपने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि एक तो आप इसके ऊपर वैसलीन लगा सकते हो ताकि ये जो एरिया है ये हील हो जाएगा। ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि अभी जो आपका खुद का शरीर है वो खुद फिगर आउट कर रहा है कि कैसे
बच्चे को मिल्क देना है और कैसे मिल्क प्रोडक्शन होगा, ये सब वो सब। तो थोड़ा-सा शरीर के लिए भी नया है, इसलिए उसको भी वो जो पोर्स होते हैं वो खुलेंगे धीरे-धीरे, और बहुत सारे इसके नाटक हैं और बहुत कुछ है। तो बेसिकली आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कुछ दिनों का, आप वैसलीन लगाते रहो, और अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है और आपको लगता है कि वैसलीन से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आप ये कर सकते हो कि आप निपल शील्ड खरीद सकते हो। तो मैंने एक निपल शील्ड ज़रूर खरीदी थी। मैंने कोई निपल बटर क्रीम वगैरह नहीं ली, मैं वैसलीन लगाती थी। इसके अलावा मैंने निपल शील्ड खरीदी थी। तो निपल शील्ड क्या होता है कि एक सिलिकॉन का एक निपल, ब्रेस्ट निपल टाइप का ही उसका स्ट्रक्चर होता है। वो आप अपने निपुलर एरिया के ऊपर लगाओगे तो एक तो ये होगा कि बच्चे को भी नहीं लगेगा कि वो पता नहीं क्या कर रहा है, उसको लगेगा कि मम्मी ही है। और दूसरा ये कि आपके इतना दर्द नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट बच्चे के गम्स का और आपका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा-सा आपको एक रिलीफ मिल जाएगा। ये एक टेम्परेरी तरीका है कुछ दिन के लिए, ताकि आपका जो एरिया है वो हील भी होता रहे और जो बच्चा है उसको दूध भी मिलता रहे। तो कुछ दिन मैंने ये भी किया। ये सब कहने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन ये सब कुछ बहुत मुश्किल होता है। आपको एक तो ऑलरेडी आप सिज़ेरियन वाले अपने दर्द में हो, आपके स्टिचेस ऑलरेडी पेन कर रहे हैं, आपका शरीर जो है वो 9 महीने के इतने दर्द और इतनी स्वेलिंग और इतना सब एनर्जी आपकी सारी ख़त्म हो चुकी है। इन सब के बीच में आपको हर 3-3 घंटे के अंदर एक बच्चे को एंटरटेन करना है, और कभी-कभी और जो बच्चा होता है उसको दूध पीना भी नहीं आता, तो बेसिकली उस सबको सब कुछ आपको करना है। आपको उसके मुँह में निपल भी आपको ही डालना है, उसको टाइम भी देना है कि वो सक करना शुरू करे, और अगर वो रोने लग जाए तो फिर आप कुछ और करो, आप उसको एंटरटेन करो, उसको हँसाओ, खिलाओ, जो भी है वो सब करो। तो ये सब फिज़िकल काम है, इसके लिए मतलब इतनी एनर्जी एक तो ऑलरेडी नहीं होती, फिर उसके बाद में ये सब भी करना पड़ता है, फिर हर 2-2 3-3 घंटे बाद दूध भी पिलाओ, दूध पिलाने में भी दर्द हो रहा है। और मेरे साथ तो ये हुआ कि जब मैं, क्योंकि मैं उसको जैसे ही हर 2-2 3-3 घंटे में ब्रेस्ट फीड कराती थी, तो मेरा जो ये हाथ था, या तो ये हाथ काम में आ रहा होता था या ये हाथ आ रहा होता था, तो मेरे शोल्डर्स में पेन शुरू हो गया था। धीरे-धीरे करके ये जो पेन था 1-2 महीने के अंदर, ये पेन सर्वाइकल पेन जैसा महसूस होने लग गया। मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे जो मेरा राइट शोल्डर है उसमें एकदम ऐसा कुछ शूटिंग पेन सा महसूस होता था, ऐसा लगता था जैसे कोई नस खिंच रही है। अगर कोई भी एक ऐसा स्पेसिफिक एंगल था, अगर वहाँ पे मेरा ऐसी मुंडी चली जाती थी तो सर शूटिंग पेन सा महसूस होता था, और मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मेरे सर्वाइकल पेन शुरू हो जाएगा। ये तो मैंने आपको बता दी सारी पेनफुल बातें। मैंने इसकी रिकवरी के लिए क्या किया, एक तो ये कि मैंने पेशेंस रखा, दूसरा ये कि मैंने अपनी मालिश कभी भी नहीं छोड़ी। मेरी मालिश रोज़ डेली होती थी, डेली मालिश होती थी। उससे मेरे शोल्डर जो पेन था उसमें काफ़ी रिलीफ़ था। जब धीरे-धीरे मुझे लगा कि मुझे रोज़ मालिश की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने 1 दिन छोड़ के 1 दिन मालिश शुरू कर दी। अभी 7 महीने पोस्टपार्टम, ऑलमोस्ट 7 महीने पोस्टपार्टम, मैं अभी भी 2 दिन 3 दिन छोड़ के 1 दिन तो मालिश पक्का करा ही लेती हूँ, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते। क्योंकि जो चीज़ आपके पोस्टपार्टम शुरू हो गई वो फिर आपके हमेशा हमेशा चलेगी, इसकी पूरी पूरी गारंटी है। क्योंकि बेसिकली आपने अपने पूरे शरीर को ज़ीरो कर दिया, और अब आप वापस से उसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है आपके बॉडी का। तो इसके लिए भी काफ़ी हिम्मत रखनी पड़ती है।